डियर स्टूडेंट्स, आज हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन फ्रॉग के पार्ट सेकंड विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले चैप्टर में मैंने बताया था कि 8 कोशिकीय अवस्था में ही डेवलपिंग एम्ब्रियो के मध्य में एक कैविटी बन जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं, और भ्रूण की यह अवस्था ब्लास्टुला अवस्था कहते हैं। फ्रॉग में ब्लास्टोसील एम्फीब्लास्टुला प्रकार की होती है, अर्थात इसेंट्रिक प्रकार की होती है, क्योंकि यह ब्लास्टोसील केंद्र में न रहकर एनिमल पोल की ओर विस्थापित हो जाती है, और इस प्रकार की ब्लास्टुला को एम्फीब्लास्टुला कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में अर्ली ब्लास्टुला एवं लेट ब्लास्टुला के 2 चित्र दर्शाए गए हैं। पहले डायग्राम में भ्रूण की 8 कोशिकीय अवस्था दिखाई गई है, जबकि 5वें डिवीजन के पश्चात डिवीजन अनियमित होने के कारण ऊपरी भाग में कोशिकाएं अपेक्षाकृत छोटी व संख्या में अधिक होती हैं, जबकि वेजिटल पोल की ओर कोशिकाएं आकार में बड़ी एवं संख्या में कम होती हैं। इस डायग्राम में फ्रॉग की ब्लास्टुला अवस्था को फेट मैप द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ब्लास्टुला अवस्था के बाद की अवस्था गैस्टुला अवस्था कहलाती है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि ब्लास्टोडर्म की कोशिकाओं में विशेष प्रकार की मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट अर्थात संरचनात्मक गतियां होती हैं, जिसके फलस्वरूप एक स्तरीय ब्लास्टुला त्रिस्तरीय गैस्टुला में परिवर्तित हो जाती हैं, और इन गतियों को मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट अर्थात फॉर्मेटिव मूवमेंट्स या संरचनात्मक गतियां कहते हैं। और इन गतियों के अंत में भ्रूण त्रिस्तरीय भ्रूणीय अवस्था में पहुंच जाता है। इन 3 स्तरों को क्रमशः प्राइमरी एक्टोडर्म, प्राइमरी मेसोडर्म एवं प्राइमरी एंडोडर्म कहते हैं, और इन तीनों जन्म स्तरों से वयस्क के अलग अलग अंगों का निर्माण होता है, जो कि मैंने पूर्व के अपने टॉपिक गैस्टुलेशन के अंतर्गत आपको दर्शाया था। गैस्टुलेशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिनमें नंबर 1 एपिबोली और नंबर 2 एम्बोली। एम्बोली के अंतर्गत विभिन्न क्रियाएं जैसे इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लास्टोपोरल लिप्स एंड योग प्लग स्टेज, क्रमशः 5 अवस्थाओं का हम अध्ययन करेंगे। नंबर 1 एपिबोली। एपिबोली के अंतर्गत माइक्रोमियर की तीव्र गति से व लगातार विभाजनों के फलस्वरूप माइक्रोमियर्स एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप माइक्रोमियर वृद्धि कर लगातार मेगामियर को ढकना शुरू कर देती है, और माइक्रोमियर द्वारा मेगामियर को ढकने की क्रिया ही एपिबोली कहलाती है। नंबर 2 एम्बोली। एम्बोली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मेसोडर्मल सेल्स, एंडोडर्मल सेल्स में गतियां होती हैं। ये गतियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 इन्वेजिनेशन। माइक्रोमियर का मेगामियर पर लगातार बढ़ना ग्रे क्रीसेंट पर आकर रुक जाता है। इस प्रकार माइक्रोमियर के लगातार बढ़ने से मेगामियर पर एक दबाव पड़ता है, जिस कारण ग्रे क्रीसेंट के
नीचे पाए जाने वाली मेगामियर्स अंदर की ओर धंसना शुरू कर देती हैं, जिससे कि एक पिट का अर्थात खड का निर्माण हो जाता है। यह निर्माण प्रीजम्पटिव एंडोडर्मल सेल्स अर्थात मेगामियर के अंदर की ओर धंसने से होता है। ये सेल्स प्रारंभ में बॉटल या फ्लास्क शेप होती हैं, लेकिन लगातार अंदर की ओर धंसने से यह एक गर्त का निर्माण कर एक लंबी गुहा में परिवर्तित हो जाती हैं। इस गुहा को आर्केंट्रॉन कहते हैं, जैसा कि आप बी डायग्राम में देख रहे हैं। इस गुहा के बाहर की ओर खुलने वाला छिद्र ब्लास्टोपोर कहलाता है, जो कि पहले सेमी सर्कुलर होता है लेकिन बाद में सर्कुलर हो जाता है। इस छिद्र के डॉर्सल भाग को डॉर्सल लिप व वेंट्रल भाग को वेंट्रल लिप कहते हैं, जो कि सी डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। ब्लास्टोपोर मेंढक में ब्लास्टोपोर भविष्य में एनस का निर्माण करता है, इसलिए मोस्टली कॉर्डेट्स अर्थात फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविस एंड मैमल्स को डिटेरोस्टोमिया वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, जबकि फर्स्ट ईयर में पढ़ाए गए अप टू मोलस्कन तक के प्राणी प्रोटोस्टोमिया कहलाते हैं, क्योंकि उनमें ब्लास्टोपोर वयस्क के मुख के परिवर्तित होता है। सेकंड स्टेप है इन्वोल्यूशन। इस क्रिया के दौरान माइक्रोमियर्स कोशिकाएं लगातार आर्केंट्रॉन की छत के साथ साथ अंदर की ओर मुड़ कर देती हैं, जैसा कि सी डायग्राम में 3 नंबर पॉइंट एरो द्वारा दिखाया गया है। ज्यों-ज्यों माइक्रोमियर्स आर्केंट्रॉन की छत की ओर अंदर की ओर मुड़ना शुरू कर देती हैं, त्यों-त्यों आर्केंट्रॉन के आकार में वृद्धि होती जाती है। वैसे वैसे माइक्रोमियर भी लगातार अंदर की ओर मुड़ती जाती हैं और इस प्रकार आर्केंट्रॉन की छत पर कॉर्डा मेसोडर्मल लेयर का निर्माण होना शुरू हो जाता है। आर्केंट्रॉन के लगातार बढ़ने से ब्लास्टोसील छोटी होती जाती है, वह अंततः पूर्णतः लुप्त हो जाती है, जैसा कि सी डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। गैस्ट्रुलेशन के पूर्व मेगामियर्स माइक्रोमियर्स की अपेक्षा बड़ी होने के कारण भ्रूण के पैंदे पर स्थित होती हैं, परंतु गैस्ट्रुलेशन के दौरान जैसे जैसे योग युक्त मेगामियर्स में इन्वेजिनेशन की क्रिया होती है, वैसे वैसे डेवलपिंग एम्ब्रियो का ग्रेविटेशनल सेंटर परिवर्तित हो जाता है। इस कारण भ्रूण लगभग 80 से 90 डिग्री की ओर घूर्णन गति करता है और जिससे ब्लास्टोपोर निचले सिरे से लगभग भ्रूण के मध्य की ओर मध्य रेखा पर आ जाता है, जैसा कि डायग्राम में दर्शाया गया है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि डॉर्सल एवं वेंट्रल लिप्स में आपस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे गैस्ट्रुलेशन में जो ब्लास्टोपोर शुरू में सेमी सर्कुलर होता है, बाद में फैलकर हॉर्स शू शेप अर्थात घोड़े की नाल के समान हो जाता है और अंत में यह गोलाकार रिंगनुमा स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है। लगातार ब्लास्टोपोर के
कॉन्ट्रैक्शन के कारण ब्लास्टोपोर छोटा हो जाता है। एम्बोली के अंतर्गत लास्ट अवस्था है योग प्लग स्टेज। ब्लास्टोपोर के लगातार संकुचन के फलस्वरूप कुछ मेगामियर्स बाहर की ओर निकल आती हैं, जिन्हें योग प्लग कहते हैं, और भ्रूण की यह अवस्था योग प्लग अवस्था कहलाती है। इसके बाद गैस्ट्रुलेशन के अंत में क्रमशः 3 जर्म लेयर क्रमशः एक्टोडर्म, मेसोडर्म एवं एंडोडर्म का निर्माण हो जाता है, और ये तीनों लेयर वयस्क के विभिन्न अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसा कि इस डायग्राम में फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब की चर्चा की गई है, अर्थात तंत्रिका भवन का निर्माण। गैस्ट्रुलेशन के अंत में भ्रूण एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में लंबा व नाशपति के समान हो जाता है। गैस्ट्रा के डोर्सल भाग की एक्टोडर्म मोटी होकर एक प्लेट का निर्माण करती है, जिसे मेडुलरी प्लेट अर्थात न्यूरल प्लेट कहते हैं। न्यूरल प्लेट के लंबाई में 2 उभार बनते हैं, जिन्हें न्यूरल फोल्ड कहते हैं, और न्यूरल प्लेट में एक गर्त का निर्माण हो जाता है, जिसे न्यूरल ग्रूव कहते हैं, जो कि सेकंड डायग्राम में चित्रित की गई है। धीरे धीरे यह न्यूरल ग्रूव धंसती जाती हैं, जिससे कि न्यूरल फोल्ड ऊपर की ओर उभर आते हैं, और दोनों दिशाओं के न्यूरल फोल्ड आपस में एक दूसरे के नज़दीक आकर आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़कर ऊपर की जो एक्टोडर्म है वह फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर से अलग हो जाती है, और यह मेडुलरी प्लेट अर्थात न्यूरल प्लेट अलग होकर भविष्य में न्यूरल कैनाल का निर्माण करती है, और यह न्यूरल कैनाल एक्टोडर्म एवं नोटोकॉर्ड के मध्य पाई जाती है। लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ नोटोकॉर्ड। गैस्ट्रुलावस्था में जैसा कि डायग्राम में दर्शाया गया है, गैस्ट्रुलावस्था में प्रीजम्पटिव कॉर्डा सेल्स मेसोडर्मल सेल से विकसित होती हैं, और ये आर्केंट्रॉन की छत में कॉर्डा मेसोडर्मल स्तर का निर्माण करती हैं। प्रारंभ में प्रीजम्पटिव कॉर्डा मेसोडर्मल सेल से अलग नहीं होती, परंतु जल्दी ही ये कोशिकाएं एक संकरी दरार के द्वारा मेसोडर्मल सेल से अलग हो जाती हैं। कॉर्डा सेल्स बड़ी तथा वैक्यूलेटेड अर्थात खाली होती हैं, वैक्यूम सहित होती हैं, और कुछ समय बाद इनके चारों ओर रेशेदार स्तर बन जाता है, और अंत में ये कोशिकाएं गोलाकार छड़ के रूप में विन्यासित हो जाती हैं, जिसे कि नोटोकॉर्ड कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।